What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है गोलन हाइट्स के बारे में। तो ये रिसेंटली काफी न्यूज में थी गोलन हाइट्स। रिसेंटली जब यहां पर बात चल रही थी गोलन हाइट्स को लेकर सीरिया और इजराइल के बीच में, तो उसके रिलेटेड यहां पर काफी न्यूज में थी। तो इसके बारे में कौन सा यहां पर जो स्टेटमेंट है वो सही है। बोला जा रहा है गोलन हाइट्स कहां पर है, ये जो इवेंट रिसेंटली इनसे रिलेटेड जो अभी न्यूज में थी, तो कहां पर है ये? सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में, या फिर आप लोग बोले यहां पर ये साउथ ईस्ट एशिया, या फिर सेंट्रल अफ्रीका। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी सही आंसर है इसके यहां पर बी। आइए एक बार निहार लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है ये गोलन हाइट। गोलन हाइट बेसिकली ये पार्ट है सीरिया का। ये यहां पर आप लोग देखते हैं सीरिया, और ये हो गया यहां पर गोलन हाइट पर। लेकिन ये जो कैप्चर किया हुआ है, ये कैप्चर किया हुआ है इजराइल के द्वारा। तो इजराइल का एक आज के डेट में इसके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। तो ये रिसेंटली काफी न्यूज में रहता था, क्योंकि देखिए बेसिकली दूसरे का पार्ट है और कैप्चर किसी और के द्वारा किया गया हुआ है। तो इसलिए ये काफी एक इंटरेस्टिंग यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक इवेंट होता है, जो बेसिकली यहां पर कई बार न्यूज में देखने को मिलता है। और जब से यहां पर जेरूशलम को कैपिटल बना दिया गया है इजराइल की डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तब से लेकर यहां पर और भी ज्यादा इस तरीके की चीजें न्यूज में आती है कि एक तरीके से इस एरिया में इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं दादागिरी अपनी दिखाता है, ऐसा देखने को मिलता है। ये जो है इसके बीच में डेड सी है, यहां पर इधर जॉर्डन हो गया, और यहां पर आप लोग इजराइल और ये पैलेस्तीन, तो तीन कंट्री के बीच में आप लोग को डेड सी भी देखने को मिलता है। इधर चलेंगे इजिप्ट हो गया, और उधर हो गया लेबनान, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पर पैलेस्तीन, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, गाजा स्ट्रिप हो गई ये, और ये हो गई, ये हो गया वेस्ट बैंक, जो कि बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग पैलेस्तीन बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि डिवाइडेड पार्ट है आज की डेट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बात कर रहा है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। बताया जा रहा है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक तरीके से स्मॉल और लो पावर फ्रीक्वेंसी, ये यहां पर ये लो पावर फ्रीक्वेंसी जो आप लोग होते हैं एफएम, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम रेडियो स्टेशन है, जो कि कवरेज एरिया लगभग 20 से लेके 45 किलोमीटर रेडियस में, और यहां पर एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को यहां पर कवर करता है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में टोटल 180 के करीब यहां पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है अक्रॉस द कंट्री, और ये अलग अलग लैंग्वेज जैसे बुंदेलखंडी, गढ़वाली, अवधी और संथाली, ये सारी लैंग्वेज यहां पर देखने को मिलती है, जिसके बेस पर यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग इनको बोल सकते हैं कि लोकल एरिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, जहां पर टेलीविजन के लिए कोई स्पेस नहीं है बेसिकली। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी से आप लोग यहां पर देखते हैं एक पर्टिकुलर समुदाय के बारे में बात की जा रही है, एक लोकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 10 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। तो 20 से 25 नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर की रेंज की डिस्टेंस है। और यहां पर जिस तरीके से कोई गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम अगर कोई चलाई गई है, एग्रीकल्चर कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वेलफेयर स्कीम, या फिर कोई और फोरकास्ट करनी है जैसे कि वेदर फोरकास्ट हो गई, तो उसके रिलेटेड यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक आप लोग साधन बोल सकते हैं जनता तक पहुंचने का, ठीक है। आज के में लगभग 180 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है हमारी कंट्री में। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में लोकल एरिया की अकॉर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि लोकल एरिया में रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जो कि रिसेंटली काफी न्यूज में था। बात की जा रही है हिंदी दिवस के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया हिंदी लैंग्वेज
और इसकी जो रिलेटेड कल्चर है ताकि लोगों तक और अब्रोड तक उसको पहुंचाया जा सके, इसके रूप में यहां पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कंट्री की के द्वारा अडेप्ट किया गया था हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कंट्री की सितंबर 14 1949 में अंडर आर्टिकल 243। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया हिंदी फोर्थ लैंग्वेज है वर्ल्ड में, यानी कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली चौथी नंबर की लैंग्वेज है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 और डी में बोला गया ओनली 3। तो आंसर क्या है यहां पर आप लोगों के हिसाब से? जो सही आंसर है ए बी सी एफ डी वो है यहां पर सी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए अभी रिसेंटली अमित शाह जी जो कि हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा हिंदी के ऊपर एक कमेंट किया गया, तो उसी के चलते कि हमारी कंट्री को जो बांध सकती है, पूरी कंट्री को हिंदी बांध सकती है, तो काफी कंट्रोवर्सी हो गई। साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वो सारे सामने निकल कर आ गए, तो उसी की वजह से यहां पर ये काफी कंट्रोवर्सी एक उभर कर सामने आई। अगर बात करें देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर सारी लैंग्वेज की बात की जाए, सबसे ज्यादा यहां पर मैंडारिन चाइनीज लैंग्वेज बोली जाती है, इसके बाद में फिर इंग्लिश बोली जाती है, फिर बोली जाती है यहां पर स्पेनिश, और फिर चल के हमारी हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, यानी कि चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बोलने वाली हिंदी लैंग्वेज है। पर लेकिन अगर हिंदी को आप लोग कन्वर्ट करते हैं हिंदुस्तानी में, यानी कि अगर आप लोग यहां पर जो हमारी हिंदुस्तानी लैंग्वेज है जो कि एक मिक्स्ड लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वो तीसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी ये सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये अडॉप्ट तो किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज, पर आर्टिकल 243 नहीं है, आर्टिकल 343 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके तहत हमने इसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें यूएन के एक मिशन के बारे में, जो कि बोला जा रहा है यूएन मिशन इन सपोर्ट ऑफ होडेडो एग्रीमेंट। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। बोला गया कि एक स्पेशल एग्रीमेंट है जो कि यहां पर ओवरसीज गवर्नेट के तरीके से यहां पर सीज फायर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है और रीडिप्लॉयमेंट किया गया यूएन की फोर्सेज को इस एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि इट वाज ऑथराइज्ड फॉर द इनिशियल पीरियड 18 मंथ, यानी कि 18 मंथ के लिए यहां पर इसको ऑथराइज किया गया था, जो कि सपोर्ट किया जा रहा है रीडिप्लॉयमेंट, यहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी असिस्ट किया जा रहा है इसको यूएन पर्सनल के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका ए बी सी या फिर डी, ए आंसर सही है। देखिए अभी हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी अभिजीत गुहा, तो उनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उसमें इनको अपॉइंट किया गया। ये मिशन है यमन के अंदर, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके लिए यहां पर एग्रीमेंट हुआ था ताकि यहां पर शांति बनाकर रखी जा सके। और ये जो मिशन है स्टार्टिंग में इसको यहां पर 6 महीने के लिए इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी? वो इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारी कंट्री की जो पर्सनैलिटी है, जो कि हमारी कंट्री के रिटायर्ड इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल है जिनका नाम है अभिजीत गुहा, तो उनको यहां पर मिशन में अपॉइंट किया गया है। तो इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसी के साथ में आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा इन पर्सनैलिटी का नाम जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो पीस कीपिंग फोर्स के थ्रू यहां पर ये शांति रखने की कोशिश की जा रही है। और जो मैंने अभी आप लोगों से जो गोलन हाइट डिस्कस की थी, वहां पर भी पीस कीपिंग फोर्स आप लोगों को देखने को मिलती है शांति बनाए रखने के लिए। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप लोगों ने सुना है। अब बात की जा रही है साइंटिस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप लोगों से बन सकता है, तो ढंग से इसको पढ़िए पहले एक बार। बात की जा रही है यहाँ पर नेपाल गोइंग टू बी द पॉसिबली फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो इंप्लीमेंट करने जा रहा है साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पैटर्न ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि ये एनकरेज करेगा जो साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट जो हमारी कंट्री में साइंस और टेक्नोलॉजी को इंडिविजुअल या फिर जो इंस्टीट्यूशन है ताकि इसको सोसाइटी तक पहुंचाया जा सके। तो ये स्टेटमेंट दूसरी हो गई। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है वो है यहां पर इसका बी, सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्योंकि जो नेपाल बोला गया, नेपाल यहां पर गलत है। इंडिया फर्स्ट कंट्री यहां पर बनने जा रहा है जो कि सोशल जो यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि जो कॉर्पोरेट होते हैं इनकी जो कंपनीज होती हैं उनकी एक सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहां पर पानी यूज कर रही है, वहां पर उनकी रिसोर्सेज यूज कर रही है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर जो उन्होंने एक तरीके से जो डेवलपमेंट वहां पर किया है खासकर अपने फायदे के लिए, और सोसाइटी को यहां पर कहीं ना कहीं पानी यूज किया है तो उसको पोल्यूट भी किया है पानी को, हवा भी वहां पर कहीं ना कहीं अपना प्लांट लगाया होगा तो हवा भी दूषित की होगी। तो अब जनता को देने का भी उनका काम आता है कि कहीं ना कहीं जनता के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से यहाँ पर साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पर ये साइंटिस्ट को लेकर यहाँ पर है। मान लीजिए कोई एक साइंटिस्ट है इसरो के अंदर, तो उसकी भी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जनता तक साइंस को पहुंचाए कि एक्चुअल में लेमैन लैंग्वेज में जनता समझ सके कि साइंस एक्चुअल में क्या है।
है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी आप लोगों के द्वारा अगर पढ़ी गई होगी तो उन्होंने काफी लेमैन लैंग्वेज में चीजों को समझाया ताकि जनता तक चीजें पहुंच सके। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन है इसरो या डीआरडीओ, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ जनता तक ये चीजें पहुंचे कि हाँ साइंस क्या है और किस तरीके से वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि समझेंगे तो तभी और ज्यादा लोग जो है वो इस पर्टिकुलर फील्ड से कनेक्ट हो पाएंगे। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर भी हो गया नेपाल नहीं इंडिया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है बैम्बोनोमिक्स के बारे में। बैम्बो यानी कि जो बांस की लकड़ी होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन, कौन सा करेक्ट आंसर है ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया यहां पर कि ये एक मूवमेंट जिस तरीके से जो कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज जो एक तरीके से इन्वॉल्व कर चलता है ट्राइबल कम्युनिटी को इंडिया में, खासकर जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज है, उसको आप लोग बैम्बोनोमिक्स बोलेंगे। यानी कि वे एरिया जहां पर डेजर्ट है एक तरीके से, जहां पर मरुस्थलीकरण है, उन पर्टिकुलर रीजन में जो बांस वगैरह की खेती अगर उगाई जाए तो काफी बेनिफिशियल है। और ट्राइबल कम्युनिटी जो खासकर इसमें पार्टिसिपेट करती है तो एक काफी फायदेमंद बिजनेस आप लोग इसको बोल सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि यहां पर लॉन्च किया गया था जो यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 15 यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है कि डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करना है, तो ये इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 के हिसाब से यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलता है। तो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2 एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर क्या है? तो जो सही आंसर है यहां पर इसका वो है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है? यहां पर कोप 14 नहीं, कोप 15 नहीं है, यहां पर कोप 14 है। तो कोप 14 के हिसाब से यहां पर अगर काम किया जाए तो उस तरीके से यहां पर देखने को मिलता है कि ये यहां पर कन्वेंशन है इसका कि हाँ जो मरुस्थली वाले एरिया है उनको भी कम से कम ऐसा आप लोग बनाओ ताकि वहां पर खेती की जा सके। और उसी के चलते यहां पर ये बेसिक फंडा है कि हाँ हम लोग इस जमीन को भी यहां पर खेती करने लायक बनाएंगे। तो उसी का एक यहां पर पार्ट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी जो उस एरिया में रहती है तो उनके लिए एक रोजी रोटी का भी साधन बन जाता है। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। कोलेजियम सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। कोलेजियम सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है जो कोलेजियम सिस्टम है यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कोलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है ट्रांसफर ऑफ जजेस, और इसी के साथ में जो चीफ जज जो यहां पर हमारी कंट्री में जो जजेस हैं, खासकर हाई कोर्ट के बारे में बात की जाए जो चीफ जस्टिस हैं, और इसी के साथ में अदर जजेस को भी, ये यहां पर इन्वेंशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक आविष्कार है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया ओनली 2 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। जो सही आंसर है यहां पर इसका वो है डी, यानी कि ये डी स्टेटमेंट सही है, इनके सारी स्टेटमेंट यहां पर सही है। कोलेजियम सिस्टम जो हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया, ये बेसिकली आज की डेट में 5 जज का कॉम्बिनेशन है। यहां पर एक तो हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 4 सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, जो यहां पर बेसिकली यूज किया जाता है उनको डिसीजन जो कि यहां पर ट्रांसफर किया जाता है या अपॉइंटमेंट किया जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जज रहते हैं जो कि यहां पर हाई कोर्ट के लिए जब कोलेजियम में डिसीजन लिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली भी ये काफी न्यूज में था और ये कई बार न्यूज में रहता है अपने डिसीजन की वजह से, क्योंकि इसको ओपेक माना जाता है, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं माना जाता है। इस तरीके की वजह से यहां पर ये कई बार न्यूज में रहता है। मद्रास हाई कोर्ट की एक जज थी जिनको अभी मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात की गई और उसके चलते उनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया, तो तभी यहां पर कोलेजियम सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लग रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात करते हैं ट्रांसफर वगैरह के बारे में, तो आर्टिकल 124 की बात की जाती है, और अगर हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बात करते हैं आप लोग तो आर्टिकल ये 217 है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे चलता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये बात कर रहा है ओजोन लेयर के बारे में और ओजोन डे के बारे में। तो बात की जा रही है यहां पर ओजोन डे जो है उसकी जो थीम थी ये था 32 ईयर एंड हीलिंग। ठीक है, तो ये था बेसिकली यहां पर इसकी थीम, और बात की जा रही है इन 2000 यूएन जनरल असेंबली के द्वारा प्रोक्लेम किया गया 6 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि जो ओजोन लेयर है वो पृथ्वी पर जो ऐसी जो अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उनको आने से रोकता है। इसकी वजह से जो धरती पर प्राणी है वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो ये ओजोन लेयर कई बार यहां पर ऐसी दिखती है कि ये खत्म होती जा रही थी पर लेकिन अब फिर से रिकवर हो रही है। तो उसी को कैसे और ज्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। कुछ ऐसी चीजें जो इसको छीन करती हैं उनको रोका जाए ताकि जनता में अवेयरनेस फैला जाए, तो उसके लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ओनली 1, ओनली 2, यहां पे बोला गया बोथ 1 and 2 और या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थीम 2019 की ये कि 32 ईयर एंड हीलिंग, तो ये थीम हो गई कि 32 ईयर हो रहे हैं यहां पर जब से यहां पर
जब से यहाँ पर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा ओजोन लेयर से रिलेटेड है। यहाँ पर ये जो आया था बेसिकली पिक्चर में आया था 1987 में। तो 1987 से अगर 2019 की आप लोग बात करते हैं तो 32 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। तो उसी के चलते यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है थीम के अंदर भी। ये जनरल असेंबली के द्वारा 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये गलत है, यहाँ पर जो 6 सितंबर बोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को ये डिस्कस भी किया था डिटेल में, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप लोग जरूर याद रखा कीजिए, खासकर अगर इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो। आंसर ये है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, ये काफी लार्ज स्केल पर बात की जा रही है सेंटर एडवर्स लिस्ट। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बोला जा रहा है कि एक लिस्ट है मेंटेन की गई है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके द्वारा। दूसरा बोला गया लिस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है पंजाब और खालिस्तान मूवमेंट को। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ट्रू है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2 है, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर बताना है आप लोगों को, ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है। देखिए हुआ क्या था 1984 के, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में दंगे हुए थे। इंदिरा गांधी जी की डेथ की भी बात की जाती है उस टाइम के ड्यूरेशन में। तो हुआ क्या था, बहुत सारे ऐसे जो सिख कम्युनिटी के जो लोग थे उनको, जो खासकर जो हमारी कंट्री में खालिस्तान एक नई कंट्री बनाने की बात करते थे, तो उनको बेसिकली रोक दिया गया हमारी कंट्री में आने के लिए। तो यानी कि जो बाहर चले गए थे और बाहर से इन चीजों को सपोर्ट करते थे, तो एक लिस्ट तैयार की गई रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट, जिसको बोला गया, जिसको सेंट्रल एडवर्स लिस्ट बोला गया, ठीक है। तो ये जो लिस्ट थी यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट थी कि हाँ ये लोग हमारी कंट्री में एंट्री नहीं करेंगे। तो उस लिस्ट में से अभी रिसेंटली 316 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली कई बार पूछे जाते हैं, तो फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बात की जा रही है यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, और इसी के बारे में बात की जा रही है ज्वाइंट सिटिंग जो होती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, तो उसके बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर उसमें मेजोरिटी होती है, वो क्वेश्चन है आप लोगों का। बोला जा रहा है सिंपल मेजोरिटी होती है जब यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग होती है, मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड द वोट करते हैं। यहाँ पर बोला गया 3/4 यहाँ पर मेजोरिटी होती है जो प्रेजेंट एंड वोट करते हैं, 2/3 यहाँ पर मेजोरिटी से वोट करते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखने को मिलती है। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, यानी कि ए सिंपल मेजोरिटी होती है और प्रेजेंट जो रहते हैं वो वोटिंग करते हैं और सिंपल मेजोरिटी के थ्रू यहां पर पास करा दिया जाता है जो भी यहां पर बिल होता है। 108 आर्टिकल है हमारे संविधान में जो यहां पर ये पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि यहां पर ज्वाइंट सिटिंग करा सकता है। पर लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, पर लेकिन प्रिजाइड कौन करता है? ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। प्रिजाइड करते हैं यहां पर स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो यहां पर इसको प्रिजाइड करते हैं जिसकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होती है। और इनडायरेक्ट वे में बोला जाए कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में ज्यादा सीट है एज कंपेयर टू राज्यसभा, तो कहीं ना कहीं लोकसभा की पावर जो होती है वो यहां पर ज्यादा एक तरीके से ताकतवर होती है किसी भी पर्टिकुलर बिल को पास कराने के लिए, एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट यहां पर एक तरीके से बाईपास करने की भी कोशिश करती है यहां पर किसी किसी तरीके से, ताकि जो लोकसभा की जो मेजोरिटी है उसके बेस पर यहां पर चीजों को ढंग से मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो ये एक प्रोविजन है ताकि यहां पर एक साधन है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, ओके। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को इंप्रूव किया जा सके। इसी के साथ में आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे साथ में आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर कनेक्ट रह सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पर शेयर की जाती है, और आप लोगों को भी अगर लगता है ये आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है लेक्चर, तो आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके और अपने परिवार को हम लोग और बड़ा परिवार बना सकें और लोगों को इसका फायदा भी हो। यानी कि अच्छी चीजें शेयर करने से अच्छा होता है और आप लोगों को भी इसका कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जिसके साथ में आप लोग शेयर करेंगे वो भी कुछ सीखेगा, तो हमेशा वो आप लोगों को एक तरीके से थैंक्स बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कोशिश कीजिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।